नमस्कार साथियों। ढेआईएस आलमबाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सार्थक संवाद की जो पहल हमने शुरुआत की थी, उसी के अगली कड़ी के रूप में अनादि सर आज आए हैं हमारे साथ। तो सर से हम चर्चा करेंगे। अ, कल जो हमने चर्चा की थी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसी के अगले कड़ी के रूप में कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती हैं, उनकी योग्यता और अर्हता क्या होती है। तो सर हाँ, तो कुछ। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि अनुराग ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, न्यायपालिका जो कि सभी के इंटरेस्ट का विषय होता है, तो अक्सर लोगों को उत्सुकता रहती है कि जो हमारी हायर जुडिशरी वो कैसे कार्य करती है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए, जो एक मिनिमम एज है वो दी नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हमारा संविधान कोई प्रावधान नहीं करता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उसके लिए ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय में है ना, उसे न्यूनतम 5 वर्ष की सेवाएं दी हो, एक तो 5 ईयर तक जज रहा हो, या फिर दूसरा अर्हता उसमें ये भी है कि या तो वो एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय में लगभग 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में काम किया हो, तो न्यूनतम 10 ईयर के लिए एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो, या फिर उसमें एक तीसरा भी कहा गया है तो भारत के राष्ट्रपति की नजर में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो। इट मीन प्रोमिनेंट जूरिस्ट हो। तो इट मीन जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, वो जूरिस्ट तो है, उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसका भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो आपको इन योग्यताओं को हासिल करने में जो समय लगे वो लगे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं डिसाइड की गई है, अधिकतम आयु सीमा है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 65 ईयर है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 62 ईयर है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिस दिन से उनकी नियुक्ति होगी उस दिन से अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं, उन्हें पद से हटाया नहीं जाता है, तो 65 ईयर की एज तक कार्य कर सकते हैं, राइट। और हाई कोर्ट के न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो भी अगर अपने पद से हटाए नहीं जाते हैं या फिर वो खुद रिजाइन नहीं करते हैं, तो 62 ईयर तक वो कार्य कर सकते हैं। तो ये उनका कार्यकाल भी हो गया और इसी में उनकी आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता भी शामिल हो गई। तो अगला प्रश्न है सर, इन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हें हटाया कैसे जाता है। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और जैसा कई बार लोग इसके लिए महाभियोग शब्द भी यूज कर लेते हैं, कि जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट, वो हम केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज करते हैं। तो चूंकि थोड़ा मिलती जुलती प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी उससे लीगल टर्म से डिफरेंट होती है। तो अभी जैसा आपने देखा जस्टिस यशवंत वर्मा है ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे और रिश्वत का प्रकरण आया, तो उनके खिलाफ वो प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन बीच में उन्होंने अपना स्वतः रेजिग्नेशन दे दिया, तो फिर उसके बाद फिर वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो उसमें हटाने की प्रक्रिया ये है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन्हें केवल 2 ही आधार पर हटाया जा सकता है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, है ना, कि अगर सिद्ध कदाचार, और दूसरा है इनकैपेसिटी, अयोग्यता। इट मीन्स वो शारीरिक या मानसिक रूप से योग्य नहीं रह गए कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इनके अलावा अन्य कोई तीसरा आधार उन्हें हटाने का नहीं है। इन्हीं दोनों आधार पे हटाया जा सकता है। उसके लिए प्रक्रिया जो है वो अधिकार न्यायपालिका के जजेस को जो हटाने का है वो विधायिका को दिया गया है, राइट। तो अब हमारी संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो इनिशियल लेवल पर क्या होता है कि जो राज्यसभा में अगर शुरू होती है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, है ना, 50 मेंबर्स एक प्रोपोजल पे साइन करें कि हम सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या चीफ जस्टिस या हम हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक प्रस्ताव उस सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना, को देना पड़ता है। तो अगर राज्यसभा का मैटर है तो आप किसे देंगे, जो उसके चेयरमैन या सभापति हैं, जो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, राइट। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो वहां के स्पीकर को दिया जाएगा। डिफरेंस ये है कि अगर आप लोकसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसे लोकसभा के न्यूनतम 100 मेंबर्स के द्वारा, 100 सदस्यों के द्वारा साइन होना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो उसमें न्यूनतम 50 मेंबर्स, राज्यसभा के 50 सदस्य उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करें। तो उसके बाद फिर वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, जो हमने बताया सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, तो वो क्या करेंगे, जब आप उनके ऊपर
लाएंगे हटाने का प्रस्ताव, तो उसमें आप कुछ साक्ष्य देंगे, कुछ आरोप लगाएंगे, तो वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्वतः कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं कि जो आरोप आपने लगाए हैं वो राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है, क्या उनमें आवश्यक साक्ष्य है, तथ्य है, इट मीन्स आपकी शिकायत जेन्युइन है या केवल आप संख्या बल का फायदा ही उठा रहे हैं। तो अगर वो चाहे, अगर उन्हें लगे कि आरोप सही नहीं है, तो अपने स्तर पे डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जब अगर रिक्वायर्ड नंबर में साइन कर दिया जाता है तो फिर उस आरोप पत्र को मान लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। तो अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो लोकसभा के स्पीकर एक 3 मेंबर कमेटी का गठन करेंगे। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है जजेस को हटाने के लिए, तो जो चेयरमैन है वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। अगर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक ही दिन, है ना, संबंधित जज को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर मिल करके उस 3 मेंबर कमेटी का गठन करेंगे। तो उस 3 मेंबर कमेटी में कौन होगा? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या अगर वो नहीं है तो किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को हो जाएगा। इट मीन एक जज सर्वोच्च न्यायालय का रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। दूसरा, जो हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट है उनमें से किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, वो होंगे। और तीसरा मेंबर एक वेल नोन जूरिस्ट, तो जो अगर चेयरमैन या स्पीकर जो भी अपॉइंट कर रहे हैं दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उनकी नजर में जो एक प्रख्यात विधिवेत्ता है वो लिया जाएगा। तो 3 मेंबर की कमेटी बना दी जाएगी। अब वो क्या करेंगे? जो आरोप लगाए गए हैं संबंधित जज के ऊपर, उन आरोपों की जांच करेंगे। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में जब वो जांच करेंगे, जो संबंधित लोग हैं उनकी गवाही सुनेंगे, है ना, तो इसमें वो जो आरोपित जज है, एक्यूज, जिसको हटाने की रखी गई है, तो नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, है ना, पक्षों को सुना, तो जो दूसरा पक्ष है उसको भी आप सुनेंगे। तो एक्यूज जज के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद वहां पर आकर के अपना पक्ष रख सकता है, अपनी जगह अपने किसी एडवोकेट को भेज सकता है, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी उनको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है ना, उसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो इसके बाद जो 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी कि आरोप जो हैं उनमें सही है या नहीं है। जैसे आपने देखा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जब थे तो उनके खिलाफ एक ऐसे आरोप लाया गया जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा था। उसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई गई, उन्होंने जो आरोप थे उनको क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, तो प्रक्रिया वहीं पे समाप्त हो गई। तो अब अगर ये 3 मेंबर 3 सदस्यीय कमेटी है वो अगर कहती है कि आरोप सही है, आवश्यक तथ्य साक्ष्य उपलब्ध है, फिर क्या होगा कि जिस सदन में लाया गया था आरोप पत्र वहां पर इस पर मतदान होगा। इट मीन्स अब जो दोनों हाउस हैं वो प्रेसिडेंट को एक ज्ञापन देंगे उस संबंधित जज को, जो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसे हटाने के लिए एक प्रपोजल देंगे। लेकिन जो प्रपोजल है दोनों सदन से पास होना पड़ेगा, जिसके लिए क्या होना चाहिए? उस सदन के जो उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से, राइट, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, और दोनों सदन में अलग अलग पास हो। तो इट मीन्स मान लीजिए कि राज्यसभा ने पास कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि जो मेंबर आए हैं, जैसे मान लीजिए कि 220 मेंबर उपस्थित हैं और उनमें से 20 ने मतदान ही नहीं किया, तो इसका जो 200 है ना, तो उसका 2/3, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी, जो टोटल के, तो आप जैसे मान लीजिए कि किसी दिन 120 मेंबर ने ही वोट किया, और जो 120 है तो उसका 2/3 80 हो गया, तो आपको उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तो मिल गया, ये कुल सदस्य संख्या है ना जो 245 है उसके आधे से कम है, तो पास नहीं माना जाएगा। तो उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट, which must not be less than half of the total membership। तो दोनों सदन से जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो जिस दिन जिस क्षण ये पास हो जाएगा, राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से उसी सत्र में उस जज को पदच्युत कर देंगे, उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए है, सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी है। और
पार्लियामेंट में इनके आचरण के खिलाफ तभी डिस्कस किया जा सकता है जब उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। अदरवाइज पार्लियामेंट या किसी राज्य की विधानसभा किसी जज के आचरण के बारे में न टिप्पणी कर सकती है और ना ही सुन सकती है। और इसी तरीके से संसद को भी सुरक्षा मिली हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन होते हैं उनकी भी सुनवाई या उसका भी स्वतः संज्ञान कोई कोर्ट नहीं ले सकता है। मेरा अगला प्रश्न है कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका वेतन कितना होता है और उस वेतन में जो बढ़ोतरी होती है क्या वो संसद के द्वारा होती है, किस प्रकार होती है? देखिए, जो हमारा जो हाई डिग्निटरीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट से लेकर के लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो उनके साथ साथ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, तो उनका जो वेतन है उसका प्रावधान सेकंड शेड्यूल में द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अब हमारे सेकंड शेड्यूल में वेतन तो सबका दिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और वेतन कम हो जाता है। इसलिए हमारा संविधान पार्लियामेंट को एक अधिकार देता है कि आप एक बिल पास करके फिर बाई पासिंग ए लॉ कानून बना करके आप समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन है, उन्हें समय समय पर आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब तक कोई लॉ नहीं लाया गया तब तक सेकंड शेड्यूल में द्वितीय अनुसूची में जो वेतन, भत्ते और पेंशन थे वो उसके अनुसार दिया जाता था। फिर बाद में संसद ने इसको लेकर के एक कानून बना दिया। अब वो समय समय पर इसमें इंक्रीज करते रहते हैं, राइट। तो इट मीन्स जो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कार्यकाल में, इट मीन उसके नियुक्त के पश्चात उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती, केवल इंक्रीज ही की जा सकती है, राइट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो वेतन, भत्ता और पेंशन है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। तो जब हर साल बजट पेश किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें इसका प्रावधान होता है। तो ये दो पार्ट होते हैं बजट, एक जिन पर लोकसभा वोट कर सकती है और एक जिन पर नहीं कर सकती है, राइट। तो वोटिंग तो दोनों जगह होती है, लेकिन जो मेन शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास ही, लोअर हाउस के पास ही, मॉनिटरी या बजट से रिलेटेड। तो इस पर वो चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर संसद को वोट करने का अधिकार नहीं है। इट मीन्स भारत सरकार की संचित वित्त से है और वो इस पर वोट नहीं कर सकते, राइट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका वेतन भत्ता भारत सरकार की संचित से दिया जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी जो सैलरी है तो जिस राज्य के हाई कोर्ट में नियुक्त होती है, तो जो वेतन है उस राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट। जैसे कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसका जो वेतन भत्ता होगा वो उत्तर प्रदेश के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा तो जो उसकी पेंशन होगी वो पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाएगी। तो हाई कोर्ट में थोड़ा सा ये है कि वेतन भत्ते उस राज्य की संचित निधि से जहाँ पे वो कार्य कर रहा है और जो पेंशन है वो भारत सरकार की संचित निधि से दी जाएगी, तो उसे कमी नहीं की जा सकती। तो टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं। तो अभी जो लास्ट टाइम बढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2.8 लाख रुपीस पर मंथ, और जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के उनका वेतन है 2.5 लाख रुपीस पर मंथ। ऐसे जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, तो उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो उनकी जो सैलरी है दैट इज 2.5 लाख पर मंथ। जो अदर जजेस हैं, अन्य न्यायाधीश हैं किसी उच्च न्यायालय के, उनका वेतन 2.25 लाख पर मंथ, इट इज 2,25,000 पर मंथ मिलेगा। और जो रिटायर होंगे तो जो लास्ट वेतन उनको मिला होगा आखिरी में उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगा, राइट। और इसमें डिक्रीज नहीं किया जा सकता कि उस समय समय पर संसद इंक्रीज ही कर सकती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न है कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक वर्ड आया था उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें आप तो देखिए, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका जो मेन मकसद होता है, कई वालों को कंफ्यूजन होता है, तो वो केवल ये समझ लेते हैं कि इनके जो सारे जजमेंट है उन्हें कंपाइल किया जाता है और उसीलिए हम उन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कर देते हैं क्योंकि सारे जजमेंट का रिकॉर्ड होता है। देखिए, इसकी जो मेन मीनिंग होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, कि अगर कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उसके जो भी जजमेंट है उनकी एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो उसके द्वारा दिए गए हर ऑर्डर, जो फाइनल ऑर्डर दिए गए हैं, जजमेंट दिए गए हैं, डिक्री दी गई है,
तो उनकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है। इट वो भारत सरकार के भारत में स्थित किसी भी अन्य कोर्ट में वो एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, एंड दैट कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन, है ना, देयर ऑथेंटिसिटी। तो इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय एक तो कंपाइल किया जाएगा, वो तो ही है, उसको कहीं भी रेफरेंस दिया जा सकता है, देखिए उनकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है, वो एक एविडेंस के रूप में किसी भी अन्य हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में यूज किए जा सकते हैं, और उनकी सत्यता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः प्रमाणित है, अपने चैलेंज नहीं कर सकते। और इसी से रिलेटेड दूसरा ये है कि इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना का भी अधिकार प्राप्त होता है। इट मीन्स अगर किसी ने इनकी अवमानना की, कंटेम्प्ट किया, तो ये उन्हें दंडित कर सकते हैं। तो कोई भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अगर उसके आदेश को नहीं माना जाता है तो दंडित किया जा सकता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर मान लीजिए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो गया, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई नोटिस दिया आने के लिए, आपको कोई आदेश दिया और आपने जानबूझ के उसकी अवहेलना की, है ना, आप गवाही के लिए नहीं गए, आपने उस आदेश को नहीं माना, जानबूझ करके उसे नजरअंदाज किया, इसे हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट। और इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। लेकिन दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो आप जानबूझ करके न्यायालय के को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कोई ऐसा बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, या आप उसकी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे न्यायालय की जो डिग्निटी है वो अगर कम होती जानबूझ करके, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, और उसके लिए न्यायालय दंडित कर सकता है, राइट। तो पहला हो गया आदेश का पालन न करना, है ना, जानबूझ के अवहेलना करना, वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वहां पर आपको छोटा दंड दे करके, या कई बार होता है एक ही दिन की कैद दे दी है, जुर्माना लगा दिया। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ज्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए कहा किसी रिपोर्ट को आपको पब्लिक नहीं करना है ना, और आपने उस संस्था ने कर दिया, या कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे उसकी डिग्निटी कम हो रही है, या मीडिया में लिख रहे हैं, है ना, उनके ऊपर भ्रष्टाचार ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो आप किसी कोर्ट के निर्णय को गलत नहीं कह सकते, है ना, आप केवल उसकी हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपने ही निर्णय के खिलाफ अपील सुन सकता है, और उसे अपने जजमेंट को रिव्यू करने का भी अधिकार है। तो ये हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गया और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी आ गया। तो जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पावर मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और इसलिए दोनों को ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर मिली हुई है, जो सिविल और क्रिमिनल दोनों है। सर अगला प्रश्न है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो जो अधिकार क्षेत्र है इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, है ना, और तीसरा होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो अंडर आर्टिकल 143 मिला हुआ है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भारत एक फेडरल कंट्री है ना, तो नॉर्मली हम एक संघ के रूप में कार्य करते हैं, हालांकि कुछ स्ट्रांग यूनिटी गवर्नमेंट के फीचर भी हैं। तो एक फेडरल कोर्ट के लिए जरूरी होता है एक फेडरल कंट्री के लिए सबसे पहले एक लिखित संविधान हो, है ना, और 2 या अधिक स्तर की सरकारें हो, जैसे आप हमारे यहाँ देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और बाद में 73rd 74th अमेंडमेंट के द्वारा हमें लोकल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। तो अब यहाँ पर जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है एक फेडरल कोर्ट के रूप में भी कार्य कर रहा है, तो इस मामले में उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। तो इसे मान लीजिए कि भारत में केंद्र सरकार है, तो किन शक्तियों का विभाजन हुआ है, 7 शेड्यूल 3 लिस्ट की बात करता है, उसमें राज्य सूची के विषय जिसमें राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है, ऐसे केंद्र सूची पर केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन एक समवर्ती सूची भी, एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिसमें दोनों ही बना सकते हैं कानून। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी विवाद होता है, राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अगर एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ 2 या अधिक राज्य सरकार है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या एक तरफ केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें हों, और दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्य सरकारों का समूह हो, तो वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। या 2 विभिन्न राज्य सरकार है, जैसे यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। तो इट मींस हमने 2 चीजें देखी
एक सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट हो और दूसरी तरफ भी कुछ स्टेट हो, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। अब इसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति, इट मींस आपने किसी कोर्ट पे केस कर दिया, सॉरी किसी राज्य पर या केंद्र सरकार पर केस कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, तो कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ही है, बट ही आल्सो गार्जियन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। अब अगर हम आपको कोई अधिकार तो दे दें, लेकिन उनको उल्लंघन होने पर लागू करने की अगर हम प्रक्रिया स्थापित ना करें, है ना, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 एक आम नागरिक भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है ना, उसमें 5 तरीके के रिट है। इसमें हेबियस कॉर्पस है, सर्सियोररी है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है, मैंडमस है, तो वो रिट जारी कर सकते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ गया। इट मींस एज ए भारत के आम नागरिक आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ तो आप सीधे जा सकते हैं। अब जैसे जो हेवियस कॉर्पस जो कहते हैं हैव द बॉडी ऑफ, तो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए सबसे बड़ा प्रावधान है। तो ये किसी सरकार के विरुद्ध भी, जैसे पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, सही कारण नहीं है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को कैद कर ले, कन्फाइन कर ले, तो उसके खिलाफ भी ये रिट इशू की जा सकती है। तो अंडर आर्टिकल 32 अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसीलिए अंबेडकर जी ने इसे कहा था आर्टिकल 32 को, दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के हृदय और आत्मा है। इसमें हाईकोर्ट को भी पावर मिली हुई है कि अगर आपके राइट का वायोलेशन हो रहा है तो आप अंडर आर्टिकल 226 हाईकोर्ट जा सकते हैं, वो भी ये सारी रिट इशू कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाईकोर्ट की शक्तियां हैं रिट जुरिस्डिक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा केवल आप तभी जा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या किसी अन्य अधिकार का भी अगर उल्लंघन होता है, आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अदर है, अगर हाईकोर्ट कन्विंस हो जाता है कि आपके सर्वाइवल से जुड़ा मुद्दा है तो अन्य मामलों में भी सुनवाई कर सकता है। तो ये आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। इसके बाद एपिलेट जुरिस्डिक्शन आता है ना। तो जब एपिलेट जुरिस्डिक्शन होगा तो उसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोगों ने कहा था कि संविधान को परिभाषित करने का उसी को अधिकार है। तो किसी मामले में हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट इशू कर दे, है ना, कि इस मामले में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, कोई तथ्य या कानून का प्रश्न शामिल है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देने की आवश्यकता है और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। तो अगर वो उन्होंने जारी कर दिया तो फिर आप एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि सिविल मैटर में भी आप जा सकते हैं, अपील की जा सकती है, क्रिमिनल मैटर में भी आप जा सकते हैं। तो जब आप सिविल मैटर में अगर एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट से होकर के ही जाएंगे। तो वहां पर प्रक्रिया ये है कि या तो हाई कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करे कि संबंधित मामले में किसी कानून की व्याख्या की आवश्यकता है, और वो सर्टिफिकेट किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तभी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। अन्यथा हाईकोर्ट ये कहे कि ये लोक महत्व का जुड़ा मुद्दा है, इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट को इसकी कार्यवाही सुनवाई करनी चाहिए, तब आप जा सकते हैं। इट मीन बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के आप नहीं जा सकते। देखिए अगर कोई क्रिमिनल मैटर है ना, तो उसमें एपिलेट जुरिस्डिक्शन 2 तरीके से हो सकता है, विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, राइट। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे मुद्दे में जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन जज ने किसी को कोई सजा दी जो कैपिटल पनिशमेंट से कम थी, इट मीन डेथ सेंटेंस से कम पनिशमेंट दी, और हाई कोर्ट ने में जो अपील की गई तो उसमें उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया, लेकिन लोअर कोर्ट ने नहीं दिया था लेकिन हाई कोर्ट ने दे दिया। तो फिर आपको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वाइस वर्सा है तो नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृत्युदंड दिया था और हाई कोर्ट ने कम कर दिया, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास में बदल दिया, तो फिर आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर लोअर कोर्ट ने कम सजा दी
और अपील करने पर हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया, या फिर लोअर कोर्ट में केस चल ही रहा था, कोई सजा अभी दी नहीं गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने वो केस अपने पास ट्रांसफर कर लिया, खुद ही ट्रांसफर कर लिया और ट्रांसफर करके कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। तो ऐसे में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इट मींस विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट। तो एक ये हो गया। दूसरा, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट विद द सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो अगर आप किसी हाई कोर्ट में आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और उसमें वो हाई कोर्ट कहता है कि इसमें कोई कानून या तथ्य से जुड़ा ऐसा मुद्दा शामिल है, जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच मस्ट बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने के लिए तो सर्टिफिकेट दे दे तो फिर आप जा सकते हैं। तो सिविल केसेस में आप हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से ही जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में विद सर्टिफिकेट और विदाउट सर्टिफिकेट भी जा सकते हैं। और विद सर्टिफिकेट आप कब जा सकते हैं? जब वो दे दिया कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट ने कम पनिशमेंट दिया था और हाई कोर्ट ने अपील करने पर मृत्यु दंड दे दिया, या केस चल ही रहा था, लोअर कोर्ट में सबऑर्डिनेट जुडिशल, हाई कोर्ट ने स्वतः अपने पास ट्रांसफर किया और उसके बाद डेथ सेंटेंस दे दिया, तो ऐसे में आप विदाउट सर्टिफिकेट भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन गवर्नर को नहीं, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन किसे मिला है? हमें और आपको नहीं मिला है, कि भारत सरकार के, भारत के प्रेसिडेंट को मिला हुआ है। तो राष्ट्रपति की शक्ति है कि अंडर आर्टिकल 143, है ना, अगर उसे लगता है कि कोई लोक महत्व का विषय अभी एराइज हुआ है या आगे हो सकता है, अभी नहीं, कोई मैटर आगे आ सकता है, जैसे भारत सरकार कोई कानून बनाना चाह रही है, उस पर उसका ओपिनियन लेना चाह रही है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं वो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के लिए भेज सकते हैं कि संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की क्या राय है। तो दो तरीके के मैटर हो सकते हैं, एक हमने बताया एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस जो अभी है या भविष्य में एराइज हो सकता है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे संविधान के लागू होने से पहले, बिफोर 26 जनवरी 1950, अगर भारत सरकार ने किसी अन्य देश से कोई ट्रीटी किया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, उससे लेकर के कोई क्वेश्चन है, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ले सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन मांगा जाएगा तो पहले मामले में बाध्य नहीं है। तो अगर उसे लगेगा कि जो सलाह मांगी जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना, या फिर इससे सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी कम हो सकती है, तो सलाह देने से मना भी कर सकती है, राइट। जैसे आपने देखा राम जन्मभूमि मुद्दे पर जब राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। लेकिन जो सेकंड वाला केस है जिसमें कोई ऐसी ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट जो 26 जनवरी 1950 का भारत सरकार ने साइन किया था या पहले की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, उससे रिलेटेड अगर कोई मुद्दा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ही इज बाउंड टू गिव द एडवाइस। तो सेकंड केस में ही इज बाउंडेड, तो फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट हैज अ ड्यूटी, उसका कर्तव्य है, लेकिन उससे लगे कि क्वेश्चन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो वो मना कर सकता है, राइट। तो अब जब ये अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन यूज किया जाएगा तो इसमें ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने फोन किया और चुपके से चीफ जस्टिस ने कोई सलाह दे दी। तो जब भी वो कोई क्वेश्चन जो उन्हें चाहिए उसकी एक लिस्ट भेजेंगे, तो उसके एक ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी जैसे अन्य कोर्ट केसेस की होती है, और एक मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो 3rd जजेस केस था तो उसमें प्रेसिडेंट के पर वो अंडर 143 के अंतर्गत सुनवाई हुई, उसमें 9 जजेस की बेंच बनी तो उन्होंने 9:0 से डिसीजन लिया था। तो जब प्रेसिडेंट कोई सलाह मांगेंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है तो एक ओपन हियरिंग करेगा जिसमें कम से कम 5 जजों की एक जज होगी, उसमें वो डिसीजन जो पास करेंगे और राष्ट्रपति को भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय। तो ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने नहीं माना और वो लॉ सरकार ने बना दिया तो बेसिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन तो बेसिकली वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के होते हैं, तो जो कार्यपालिका है ना, तो अगर उसके बावजूद उन्होंने कानून बनाया उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया तो फिर कोर्ट अपना वही स्टैंड लेगा और उन्हें क्वेश्चन कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। तो अब भले राष्ट्रपति उसे ना माने, लेकिन अब चूंकि एक ओपन कोर्ट हियरिंग हुई है और वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जो राष्ट्रपति को कम्युनिकेट किया गया है, मेजॉरिटी बेसिस पे लिया है, तो बाकी सारे
जो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है इंडियन टेरिटरी में, उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। इट मीन जो डिसीजन वहां दे दिया गया, इट कैन बी कोर्टेड, है ना। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो भले ही प्रेसिडेंट माने या ना माने, लेकिन वो हमेशा के लिए अदर कोर्ट पर बाइंडिंग हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि वही अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, राइट। तो फिर अगर वो चाहेगा तो कभी रिव्यू करेगा, और जब रिव्यू करेगा जो पहले की बेंच से, उसे फिर बड़ी बेंच अपॉइंट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सर अभी आपने संक्षेप में बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। हाँ, तो इसके विषय में थोड़ा सा और हमें बता सकते तो देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इससे रिलेटेड प्रॉपर एक्ट पारित किया गया है। तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट को अपनी डिग्निटी या जो आदेश दे रहा है, जैसे मान लिया कोई आदेश उसने पारित किया या कोई ऑर्डर दिया, परमादेश आपका उन्होंने यूज किया, मैंडमस का कोई अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहा था, उससे उन्होंने दिया। अब अगर उसे इग्नोर कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो जब तक आपको उन्हें दंडित करने की शक्ति नहीं होगी, है ना। या मान लीजिए आप किसी मैटर में आप विटनेस है, आपको बुलाया गया, आप नहीं गए, तो अगर कोई डर नहीं होगा तो आप क्यों ऐसा करेंगे? तो दंड का प्रावधान जरूरी होता है। तो इसलिए प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। उसमें सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों को डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी मामले में इन्होंने किसी अधिकारी को आदेश दिया कि आप इसे इतने समय पूरा करिए, उसमें जनरली एक 3 मंथ का टाइम होता है। तो अगर आपने 3 मंथ के अंदर उसे नहीं किया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जाएगा। या मान लीजिए किसी विटनेस को बार बार बुला रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, तो ये आपका सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसे उतना संगीन नहीं माना जाता। तो इसमें आपको पनिशमेंट मतलब कारावास भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है, जो आप जानबूझ करके उसके न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हैं, है ना। आपको एक समन इश्यू हुआ, आप जा ही नहीं रहे, आप उसे रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, राइट। जहां पर जरूरत है विटनेस की वहां आप नहीं जा रहे हैं। किसी अधिकारी को कोई आदेश दिया जा रहा है, वो उसे फॉलो नहीं कर रहे सरकारी अधिकारी, तो वहां पर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन कई बार लोग कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगेंगे, है ना, उससे कोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकता है। अब मान लीजिए कि सरकार ने कोई दंगा हुआ, क्रिमिनल राइट्स हुए, उस पर एक रिपोर्ट, एक कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के आने से वो मैटर भी सब जुडिस है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। तो अगर वो रिपोर्ट पहले ही लीक हो गई तो फिर से हो सकता है दंगे पुनः हो जाए, या फिर उससे कोर्ट के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, या जानबूझ के इन्फ्लुएंस करें। कई बार क्या होता है कि जो हमारा मीडिया है, आप देखते हैं 7 PM प्राइम डिबेट कर रहे हैं, तो कोई विचाराधीन है, तो ऐसे में आप देखते हैं रियल सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल, तो कई बार जजेस के निर्णय भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे आप देखिए जो निठारी का केस था, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट दिया, है ना। तो उसमें जो अंधार और वो सारे लोग थे, क्योंकि उस समय मीडिया में बहुत छाया हुआ था। लेकिन जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने कहा, अरे भैया आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कैसे आपने सजा कैसे दे दी, आप उनको बेइज्जत बरी करिए। तो कई बार अगर मीडिया इस तरीके से केस को उठाती है कि पब्लिक एक प्रेशर बन जाए जुडिशरी पे, उनके निर्णय प्रभावित हो जाए, तो वो भी दबाव में आ सकते हैं, तो ह्यूमन है। तो इसलिए उन्हें न्यायालय की डिग्निटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दी गई है। ऐसे मामलों में वो दंडित कर सकते हैं। तो अगर कोई उनका आदेश नहीं मानेगा तो भारत सरकार और उसकी सभी संस्थाएं, है ना, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य लोकल गवर्नमेंट, सबका एक कर्तव्य है तो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करे, उसके निर्णय को लागू करने में हेल्प करे, है ना। और लॉ की एक डिफिनेशन है, व्हाट इज लॉ, व्हाट जजेस से दैट इज लॉ। तो जो जजेस कहते हैं, इट मींस अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर से जुड़ा उन्होंने कोई प्रस्ताव डिफाइन किया है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही मान लिया जाता है, राइट। दे आर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे अगर किसी लॉ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका भी एक लीगल वैल्यू होता है। ये हम रिस्टोर तभी कर पाएंगे जब उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियां होंगी, न्यायालय की अवमानना, राइट। तो ऐसे में वो दंडित कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर एक एक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो आज हम लोगों ने जाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बाद ही उनका वेतन कितना होता है, उसमें बढ़ोतरी कैसे होती है। तो ऐसे ही हम अगली सीरीज़ में अगले कुछ और जटिल विषयों को सर से डिस्कस करेंगे। और आपको भी अगर कुछ पूछना है, कुछ भी आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम उन प्रश्नों को भी डिस्कस हाँ बिल्कुल, कि ये संवाद है, और संवाद तभी होगा, डायलॉग तभी होगा जब दो तरफा हो। तो कई बार आम लोगों के मन में कई क्वेश्चंस होते हैं और उनके पास जैसे नहीं होते ऑथेंटिक, बुक में कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है। तो ऐसे में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम अपने अगले डिस्कशन में आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा और आपका जो संवाद है
वो अनुराग सर के मार्गदर्शन में चलता रहेगा। ठीक है, सो धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।